तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कराची के मशहूर प्याला होटल के मालिक के होश रुबा इंकशाफात और पुरअसरार वाक़यात जो अब भी वकूअ पज़ीर होते हैं, बस लोग उसका जिक्र नहीं करते। आज से 3 साल पहले मैंने सरजानी के इलाके सेक्टर बी में एक फ्लैट लिया था जिसका सेकंड फ्लोर अभी ज़ेरे तामीर था और फर्स्ट फ्लोर पर हमने रहने के लिए सेट कर लिया था। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने और मेरी बीवी ने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर एक होटल प्याला होटल के नाम से खोला था। जदीद स्टाइल के इस होटल की तज़ीनो और आराइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरे, उसका मेयार भी इतना अच्छा था कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे और ये होटल दिन ब दिन तरक्की करने लगा। हमारी तवक्का से बढ़कर उसमें तरक्की हो रही थी। जिन जिन लोगों ने उस होटल को देखा है वो अब तक उसे याद करते हैं। अगर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि बज़ाहिर तरक्की पाता ये होटल ही हमारी असल बर्बादी का सबब बनेगा तो हम हरगिज़ उस पर अपना सरमाया ना लगाते। इब्तदा इस तरह से हुई कि उस फ्लैट में आए ये हमारा दूसरा दिन था। हम कुल 3 अफराद थे, मैं, मेरी बीवी और हमारा 7 साला बेटा मुज्तबा। पहला दिन खैरियत से गुजर गया। दूसरे दिन मेरा बेटा खेल रहा था कि अचानक गिरने से उसके सर पर बड़ी गहरी चोट आ गई जिसकी वजह से उसका काफ़ी सारा खून बहने लगा। ये देखकर हम परेशान हो गए। उसे लेकर अस्पताल भागे जो यहाँ से काफ़ी दूर था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हम वापस आ गए। अभी उसकी चोट को ठीक हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार की शिद्दत से वो बुरी तरह तप रहा था। उसकी ये हालत देखकर हम बेहद परेशान थे। बुखार था कि उतरने का नाम ही ना ले रहा था। दवा के साथ साथ जब दम दुरूद करवाया गया तो उसकी हालत में बेहतरी आई। तब जाकर हमारी जान में जान आई। अभी सुकून भरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि डॉक्टर हैरान थे। मैं वॉशरूम जाता तो सवाए खून के और कुछ ना आता। मेरी कमजोरी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। दवाइयों के साथ साथ दम दुरूद भी करवाया, तब जाकर मेरी हालत संभली। उस दिन मेरे कुछ दोस्त मेरी तबीयत का हाल पूछने आए हुए थे। हमारे होटल के बिल्कुल सामने एक चाय का छोटा सा होटल था। दरमियान में सड़क थी। उसके बराबर में एक घर ज़ेरे तामीर था जिसके लिए 3 डंपर डलवाए गए थे। बजरी का एक पहाड़ सा बन गया था। मैं और मेरे दोस्त बातों में मगन थे। हमारी नजरें सामने की तरफ थीं। लोग खाने पीने में मसरूफ थे कि अचानक हवा के तेज झक्कड़ चलने लगे। फिर हवा ने एक तेज बकोले की शक्ल इख्तियार कर ली और वो बकोला बजरी के इर्द गिर्द मंडलाने लगा और फिर वहां मौजूद लोगों ने एक इंतहाई हैरत अंगेज नज़ारा देखा। सामने मौजूद बजरी एक कतार की सूरत में आसमान की तरफ उठने लगी और फिर देखते ही देखते सारी की सारी बजरी जमीन से ऐसे गायब हो गई जैसे वहां पहले कुछ भी ना था। ये मंजर देखकर लोगों में काफी खौफो हरास फैल गया। हर एक की जुबान पर इसी बात का तस्करा था। ये बात जब मेरी बीवी को पता चली तो उसने मुझे और मुज्तबा को बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। एक सुबह जब हम सोकर उठे तो मेरी बीवी ने रात का वाकया बताते हुए कहा कि वो रात सो रही थी कि किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला दबाने की कोशिश की। मैं आपको आवाज देना चाहती थी मगर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं कुछ भी ना कर सकी। वो तो शुक्र था कि बर वक्त मेरे दिल में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उस अनदेखी मखलूक की गिरफ्त से फिर मुझे आज़ादी मिली। अगर मैं आयतल कुर्सी ना पढ़ती तो करीब था वो मखलूक मेरी जान लेकर छोड़ती। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया मगर अपनी परेशानी उस पर जाहिर ना की कि वो मजीद परेशान ना हो जाए। दिन ब दिन तरक्की करते उस होटल में मसरूफियत के बाइस हमें कुछ सोचने की भी फुर्सत ना थी। दिन भर के थके मांदे जब बिस्तर पर जाते तो सुबह ही आंख खुलती। एक रात में बेखबर सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने बराबर में देखा तो मेरा बेटा बेखबर सोया हुआ था। उसके बराबर में मेरी बीवी भी बेसुध सो रही थी। मैंने उन पर से नजरें हटाई और सीधा होकर अपना बाजू अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे लगा कोई चीज हमारे ऊपर से गुजर कर गई है। मैंने फौरन अपना बाजू अपनी आंखों से हटाकर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। एक बग्घी, हाँ वो एक बग्घी थी
जो हवा के दोष पर पूरे कमरे में उड़ती फिर रही थी। उसमें कौन सवार था ये मैं ना देख सका, बस उसको पूरे कमरे में चकराता हुआ देखता रहा। यहाँ मैं बताता चलूं कि हम जिस कमरे को बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, ये एक हॉल नुमा कमरा था। उस कमरे में छोटी मोटी तकरीब बड़े आराम से की जा सकती थी। इतने बड़े कमरे में सिर्फ हम 3 नफूस थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इतने बड़े होटल में सिर्फ हम 3 अफराद थे। आबादी से दूर वीराने में वाक़ई इस फ्लैट के हम पहले और मुख्तसर मकीन थे। मजदूर अपना काम ख़त्म करके अपने अपने घरों को चले जाते थे। एक तो वीरान इलाका, फिर इतना बड़ा फ्लैट, दूसरे में अकेला मर्द, ऊपर से इस बग्गी का नज़र आना। मैं तो लरस कर रह गया। मेरी नज़रें मुसलसल बग्गी पर थीं। वो बग्गी न जाने कब तक सफ़र करती रहती कि दूर कहीं बहुत दूर से आज़ान फजर की सदा बुलंद हुई और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो पुरअसरार बग्गी नज़रों से ओझल हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक मैं इस पुरअसरार बग्गी के बारे में सोचता रहा, फिर फजर की नमाज की अदायगी के लिए उठ गया। सुबह हस्बे मामूल हम अपने कामों में मसरूफ हो गए। मैंने उस पुरअसरार बग्गी वाले वाक़े का जिक्र अपनी बीवी से ना किया था, मबादा कहीं वो डर ना जाए। इस फ्लैट में मुझे पहले ही पुरअसरारियत का एहसास होता था। एक अजीब सी वीरानी छाई रहती थी। इस होटल में उस रात वाले वाक़े ने मुझे अंदर से खौफजदा कर दिया था। दिन भर का थका हारा था, लेटते ही सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था, मेरी आंख अचानक खुल गई। गुज़िश्ता रात का वाक़या याद आ गया। उस याद के साथ ही मेरे तमाम एहसासात भी बेदार हो गए और सारी नींद हवा हो गई। मैं खामोश लेटा उस वाक़े पर गौर कर रहा था। फिर मेरी नज़र कुछ फासले पर पड़ी, जहां एक शख्स ज़मीन से 1 गज ऊपर फासले पर चल रहा था। पहले रोज़ मैंने बग्गी को कमरे में हवा में मोल्लक उड़ते देखा था और आज मंजर ही दूसरा था। वो शख्स बड़े इत्मीनान से पूरे कमरे में चल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ज़मीन पर चलते हैं। मैं उसे खामोशी से कमरे में चलता फिरता देख रहा था। कुछ कहने और पूछने की मुझ में सकत ना थी, क्योंकि मेरी जुबान गूंग थी। बस मैं खामोशी से उसे चलता फिरता देखता रहा, मगर अगले मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। चलते चलते वो शख्स अचानक सामने की दीवार पर चलने लगा, जैसे छिपकली चलती है। मैं ये सब कुछ देखकर कांप उठा था। मैं होले होले लरज रहा था और फिर इससे ज्यादा भयानक मंजर मैंने जीती जागती आंखों से देखा, जिसने मेरी जान ही निकाल दी। मेरे जिस्म के हर मसाम से पसीना फूट पड़ा। कमरे में बावजूद खुनकी के मैं पसीने में नहा गया। वो शख्स चलते चलते कमरे की छत तक पहुंच गया। फिर वो बगैर किसी सहारे के कमरे की छत पर उल्टा चलने लगा। उसके पैर छत पर, जबकि सर का रुख जमीन की तरफ था। यूं लग रहा था जैसे उसके पैरों में मकनातीस लगे हुए हों, जो उसे नीचे नहीं गिरने दे रहे। उल्टा चलते चलते वो शख्स दीवार पर आया। दीवार पर आकर फिर कमरे में 2-3 गज ऊपर हुआ, फिर हवा में मोल्लक चलने फिरने लगा। मैं कनखियों से ये सारा मंजर देख रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि आंखें ही बंद कर लेता। पहले उस पुरअसरार बग्गी का मुसलसल नजर आना, अब इस शख्स का इस तरह से नजर आना, इसका क्या मतलब था? मैं ये सब कुछ समझने से कासिर था। अभी वो शख्स और न जाने कितनी देर तक ये चहलकदमी करता कि आज़ान फजर की सदा के साथ ही वो पुरअसरार शख्स मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गया। आज़ान की पुरनूर सदा से कमरे की पुरअसरारियत में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई। मैं उठा, फजर की नमाज की तैयारी के लिए वुज़ू करने लगा। सारा दिन मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा। आखिर इस पुरअसरार बग्गी का नज़र आना, फिर इस शख्स का नज़र आना, इसका क्या मकसद हो सकता है? अभी तक तो सब खैरियत थी, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता था। मुझे परेशान देखकर मेरे खास मुलाजिम ने पूछा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, खैरियत तो है? अगर कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस इतने बड़े होटल का पहली बार जिम्मा लिया है ना, इसीलिए कंफ्यूजन का शिकार हूं। मैंने मुलाजिम को मुतमईन कर दिया, मगर खुद को मुतमईन ना कर सका। आज भी रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। गुज़िश्ता कई दिनों से इन वाक़यात का सामना कर रहा था, इसीलिए ये सब देखने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था।
आज रात भी वही शख्स पूरे कमरे में पूरे इस्तेहकाक से फिर रहा था। चलते चलते वो छिपकली की तरह दीवार पर चलने लगता। दीवार पर उस अंदाज में चलता देखकर मेरी तो अपनी सांसें रुक रही थी। फिर उसने वही सब कुछ किया जैसा वो पिछली रात कर चुका था। नींवा आंखों से ये मैं सारा मंजर देख रहा था। मुझे डर था अगर मेरी बीवी या बेटा ये दहशतनाक मंजर देख लें तो न जाने क्या हो जाए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। रोजाना ये वाकयात मेरी नज़रों के सामने वकूअ पजीर हो रहे थे। अब तक मैंने किसी से भी इसका तस्करा न किया था। अब तो मैं भी इन पुरअसरार वाकयात का आदी हो चुका था। एक दिन हमारे होटल में एक आदमी आया। यूं ही बातों के दौरान वो कहने लगा, इस फ्लैट की तामीर से पहले इस जगह कचरा कुंडी थी। ये सुना है गंदी जगहों पर गंदी शय का बसेरा हुआ करता है। वजीर भाई, कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर मैं हाँ में जवाब देता तो लाजमी ये बात फैल जाती और मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो जाती। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया और उससे कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना महसूस किया। मैंने मजबूरन झूठ बोला, क्योंकि अगर ये बात मेरी बीवी को पता चलती तो वो एक मिनट भी यहाँ ना रुकती। इस तरह तो मैंने जो अपनी सारी जिंदगी का सरमाया इस होटल पर लगाया था वो बर्बाद हो जाता और मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रखता था। अचानक कोरोना वायरस फैलने की खबरें आम होने लगीं और दिन ब दिन उसकी शरह में इजाफा होने लगा तो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और ये लॉकडाउन ही हमारी तबाही और बर्बादी की वजह बना। कम खुलने की वजह से ग्राहकों में कमी आई। दूसरे मुलाजमीन भी काम ज्यादा ना होने की वजह से गैर हाजिर रहने लगे। पहला ऐसा होता कि देर हो जाने की सूरत में मुलाजिम होटल में ही ठहर जाते। अब उनका होटल में ठहरना मुमकिन ही ना रहा। इस सूरत हाल से मैं क्या सभी बेहद परेशान थे। रूटीन बदली तो मामलाती जिंदगी ही डिस्टर्ब होकर रह गए। इस नौ आबाद इलाके के इतने बड़े फ्लैट और होटल में सिर्फ हम 3 अफराद का रहना मुनासिब ना था। रात होने वाले वाकयात बदस्तूर जारी रहे। ऊपर से अब इस लॉकडाउन के अहकामात हम खुद को यहाँ तन्हा महसूस कर रहे थे, क्योंकि मजदूर भी जा चुके थे। अब इस तन्हा जगह पर खुद को गैर महफूज हम समझने लगे। सब ने यही मशवरा दिया कि जब तक लॉकडाउन की पाबंदी है उस वक्त तक यहाँ रहना फजूल है। जब ये पाबंदी हट जाए आप दोबारा अपने कारोबार को शुरू कर लेना, अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे भी यही मुनासिब लगा और मैं अपने बीवी बच्चों समेत वहां से वापस आ गया। सवाए चंद जोड़ों और कुछ छोटे मोटे सामान के हम अपने साथ कुछ ना लाए थे। इतने फलते फूलते होटल को ताला लगाते मेरा दिल नहीं कर रहा था, मगर क्या करता, ऐसा मेरी मजबूरी थी। अगर मजदूर साथ देते या इतने सख्त अहकामात का डर ना होता तो मैं हरगिज अपने होटल को ताला ना लगाता। मैंने होटल के सबसे काबिल एतबार मजदूर को उस होटल का ख्याल रखने की ताकीद की, क्योंकि वो शख्स सरजानी का रहने वाला था। होटल से उसके घर का फासला 10-15 मिनट का था, जबकि हमारे लिए तवील था। मैंने उसे काम के पैसे दिए, एक नज़र अपने होटल पर डाली और वापस आ गया। यहाँ आने के बाद भी मेरा ध्यान अपने होटल की तरफ लगा रहता था। मैंने सोचा अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, कल जाकर देखूंगा, मगर दूसरे दिन ऐसा मसरूफ गुजरा कि जा ना सका। उसे अगले दिन का रखा तो बच्चे की तबीयत कुछ नासाज थी। डॉक्टर ने मामूली सी बीमारी पर भी खासी तवज्जो देने की हदायत कर रखी थी। उससे अगला दिन भी गुजर गया। अब तो मैंने ठान ली कि आज ज़रूर जाना है, मगर इसकी नौबत ही ना आई, क्योंकि जिस आदमी को मैंने होटल की निगरानी का काम सौंपा था वो खुद ही आ गया। उसकी खबर ने जैसे हमारे सरों पर बम फोड़ दिया। खबर क्या थी, हमारे लिए तो जैसे कयामत की खबर थी। उसने बताया कि होटल में डकैती पड़ गई है और डाकू तमाम सामान लूट कर ले गए हैं। मैंने उस आदमी से कहा, यार मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भाई, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे मजाक करने इतनी दूर चढ़ कर आता? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं सुबह होटल आया तो यहाँ कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। यहाँ के दरवाजे खुले हुए थे, होटल का तमाम सामान भी गायब था। मैंने वहाँ के एक आदमी को साथ लिया और होटल के अंदर से जायजा लिया तो देखा कि वहाँ कुछ भी बाकी ना बचा था। यानी मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि होटल में वाकई डकैती पड़ी थी। चोर रातों रात सारा कीमती सामान ले उड़े थे। अब वहाँ कुछ भी ना था और खाली होटल मुंह चढ़ा रहा था। मैंने उस शख्स की बात सुनी तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके साथ होटल आ गया और देखा तो गोया मेरे पैरों तले किसी ने ज़मीन निकाल दी। उस शख्स का कहना था कि वो रोज़ाना होटल का चक्कर लगाता था, तब तक सब ठीक था। आज सुबह जब वो आया तो ये सब कुछ हो गया।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही रात में कोई इतना ढेर सारा सामान, जिसमें फुल साइज डीप फ्रीजर, 4 एसी, फ्रिज, फुल साइज एलईडी, फर्नीचर, होटल की तमाम मेज़ें, कुर्सियां, पंखे, देगें, तमाम क्रॉकरी, यहाँ तक के फर्श में नस्ब देगें और तंदूर में इस्तेमाल होने वाला सामान तक गायब था। मिर्च, मसाले, मैदे की बोरियां तक गायब थीं। ऊपर आया तो सारे जेवरात और नकदी भी गायब थी। यहाँ तक के कीमती कपड़े तक चोरों ने नहीं छोड़े थे। जो उनके काम के ना थे, बस वो कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। मैं अपने होटल का ये हशर देखकर वहीं सर पकड़कर बैठ गया। या इलाही, ये क्या हो गया? मेरा वजूद किरची किरची हो गया। अपनी तबाही और बर्बादी पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी कितने आराम से डकैत ले उड़े थे। मैं वहां से उठा और मरे मरे कदमों से घर वापस आ गया। मेरी बीवी को भी इस खबर ने अदमुआ कर दिया था। लोगों का ख्याल था कि ये काम वहां पर निगरानी पर मामूर शख्स का है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। मैं किसी को क्या इल्जाम देता? कोई सबूत ही नहीं छोड़ा गया था। मैंने भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। आज मैं सोचता हूँ, इस फ्लैट में शिफ्ट होने के दूसरे दिन ही मेरे बेटे का जख्मी होना, फिर बुरी तरह बीमार पड़ जाना, फिर मेरी जान के लाले पड़ना, होटल के बाहर बजरी का गायब होना, रोजाना रात में पुरअसरार भग्गी तो कभी उस शख्स का नजर आना। कहीं ये मुझे यहाँ से चले जाने के इशारे तो नहीं थे जिन पर मैंने कान न धरे और नतीजतन इतने बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ा? या फिर ये कोई गैर मर्ई मखलूक की तरफ से ही हमें सजा देने के लिए कोई कार्रवाई थी? अब इसमें सच क्या है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।